क्या आपको भी लगता है कि आपके गले में पड़ी सोने की चेन या हाथ की अंगूठी जमीन के नीचे से खोद कर निकाली गई है? अगर हां, तो जरा रुकिए। क्या आपको पता है कि जो सोना आज आप पहने हुए हैं वो असल में इस धरती की चीज है ही नहीं। साइंस कहती है कि इस गोल्ड का जन्म आज से अरबों साल पहले स्पेस में तारों के टकराने और एक भयंकर एक्सप्लोजन से हुआ था, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यानी आप असल में अपनी उंगली में तारों की राख यानी स्टार डस्ट पहने हुए हैं। लेकिन हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? इसकी वजह है इंसानों का इस पीले मेटल के लिए वो पागलपन जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी बदल कर रखती है। जरा सोचिए, सोना बस एक मेटल है। इसे खाकर आपकी भूख नहीं मिट सकती, इससे किसी फैक्ट्री की मशीनें नहीं चलती, इसमें लोहे जैसी कोई मजबूती नहीं है जिससे घर या हथियार बनाए जा सके। लेकिन फिर भी जब से इंसान ने सिविलाइजेशन बसाई है, उसने इस गोल्ड के लिए दुनिया भर में खून बहाया है। बड़े बड़े एम्पायर इसके दम पर खड़े हुए और इसी के लालच में मिट्टी में मिल गए। लेकिन यह मामला सिर्फ पुराने राजाओं महाराजाओं तक सीमित नहीं है। यह प्रॉब्लम है आज की ग्लोबल इकोनॉमी की। क्या आपको पता है, साल 2022-23 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और हां, हम यहां सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं। चीन, रशिया से लेकर हमारा रिजर्व बैंक भी अपनी तिजोरियां इसी गोल्ड से भर रहा है। एक और हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व किसी देश के बैंक में नहीं, बल्कि हिंदुस्तानियों की तिजोरियों और लॉकर्स में रखा हुआ है। इंडियन घरों में आज करीब 25 से 30 हजार टन सोना है, जिसकी कीमत पाकिस्तान की इकोनॉमी से 6 गुना है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भले ही आज के पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट कहें कि पैसा तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या डिजिटल नंबर है, लेकिन जब दुनिया पर कोई वॉर का खतरा आता है या इकोनॉमी डूबने लगती है, तो सारे देश इसी सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोना ही क्यों? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगाम। तो आज किस्सा में हम इसी सोने की बात करेंगे कि आखिर इंसानों ने मिलकर यह क्यों तय किया कि एक चमकदार पीला मेटल ही दौलत, पावर और सिक्योरिटी का इकलौता सिंबल होगा। दुनिया की पहली करेंसी कैसे बनी, कैसे सोने के लालच से सने स्पेन के लुटेरों ने एक पूरी सभ्यता को बर्बाद कर दिया, हिटलर की सेना ने कैसे यहूदियों के दांतों से सोना नोचकर अपना युद्ध लड़ा, और फिर अचानक अमेरिका ने पूरी दुनिया को कैसे धोखा दिया। और आज जब हमारे कागजी नोट सोने से नहीं जुड़े हैं, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इसे पागलों की तरह क्यों खरीद रहे हैं? तो चलिए, सोना कहां से आता है और कहां जाता है के बीच का सारा तिकड़म झाम तसल्ली से समझते हैं। कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां से सोने का जन्म हुआ था। आज से करीब 4 अरब साल पहले जब हमारी धरती बन रही थी, तब स्पेस में न्यूट्रॉन स्टार्स यानी डेड स्टार्स के बीच एक भयंकर टक्कर हुई। इस टक्कर को कहा गया सुपरनोवा। एक्सप्लोजन और इससे जो मलबा पैदा हुआ वो एस्ट्रॉयड यानी उल्का पिंडों के रूप में हमारी धरती पर आकर गिरा। तब धरती एक आग से धधकता हुआ गोला थी और आज की तरह उस वक्त तक जमीन, मिट्टी और समंदर नहीं बने थे। ऐसे में भारी उल्का पिंडों में मौजूद सोना जब धरती से टकराया तो धरती की ऊपरी 2 परतों यानी क्रस्ट और मेटल में समा गया। आज खदानों से हम जो सोना निकालते हैं वो एस्ट्रॉयड से आया हुआ गोल्ड ही है। यानी साइंस की भाषा में कहें तो इस गोल्ड का ओरिजिन पूरी तरह कॉस्मिक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब आदि मानव ने जमीन खोदकर पत्थरों और धातुओं को निकालना शुरू किया, तो उसने सिर्फ सोने को ही सबसे कीमती क्यों माना, लोहे या तांबे को क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है सोने की अनोखी केमिस्ट्री में। पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था तो लोग बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान खरीदते थे। कोई अनाज के बदले गाय लेता था तो कोई नमक के बदले कपड़े। लेकिन इस सिस्टम में बड़ी दिक्कतें थी। अनाज सड़ जाता था, गाय को संभालना मुश्किल था और नमक पानी में बह जाता था।
इंसानों को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो कभी खराब ना हो, जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके और जो हर जगह कीमती मानी जाए। इंसानों की इस खोज की रेस में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स शामिल थे, लेकिन एक एक करके सब बाहर होते गए। लोहा और तांबा इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनमें जंग लग जाता है। गैस और लिक्विड को आप जेब में रख नहीं सकते थे। चांदी बहुत बढ़िया थी, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही काली पड़ने लगती थी। बचे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो उन्हें छूने से इंसान ही मर जाता। आखिर में बचा सिर्फ सोना। सोना एक ऐसा ढीठ मेटल है जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसे हवा में छोड़ दो, पानी में डाल दो या हजारों साल के लिए जमीन के नीचे दफना दो, इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसकी चमक वैसी की वैसी ही रहती है। ऊपर से ये बहुत रेयर यानी दुर्लभ है। इसे पिघलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना भी आसान है। बस इसी वजह से इंसानों ने इसे अपनी दौलत का सिंबल बना लिया। मिस्र के लोग तो इसे सूर्य देवता यानी रा का मांस मानते थे। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सोने के गहने का बहुत क्रेज था, लेकिन इसे तिजोरी में बंद होने वाली करेंसी बनने में अभी हजारों साल लगने वाले थे। और यह कमाल हुआ आज से करीब 2600 साल पहले। उस वक्त दुनिया में कोई करेंसी या नोट नहीं था। लोग बार्टर सिस्टम से लेन देन करते थे। 770 बीसीई से चीन में इंसानों ने सोने और चांदी के टुकड़ों को पैसे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। हर बार जब आप बाजार में सोने से कुछ खरीदते तो आपको सोने का वजन नापना पड़ता था। और सबसे बड़ा डर यह होता था कि कहीं सामने वाले ने सोने में तांबा या कोई सस्ता मेटल तो नहीं मिला दिया है। इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म किया लीडिया के राजा ने। लीडिया, जिसे आज हम मॉडर्न तुर्की के नाम से जानते हैं। साल था करीब 600 बीसीई। लीडिया के राजा एलाइटिस ने एक बहुत ही गजब का दिमाग लगाया। वहां की नदियों में एक खास तरह का मेटल मिलता था जिसे इलेक्ट्रम कहते थे। यह दरअसल सोने और चांदी का एक नेचुरल मिक्सचर था। राजा ने इसी इलेक्ट्रम से छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उन पर शेर के सर की मोहर लगा दी। यह कोई आम मोहर नहीं थी, यह राजा की गारंटी थी। इस मोहर का सीधा मतलब था कि राजा इस बात की गारंटी ले रहा है कि इस टुकड़े का वजन फिक्स है और इसमें सोने की प्योरिटी भी फिक्स है। हिस्ट्री में पहली बार ट्रस्ट यानी भरोसे को एक सिक्के में ढाल दिया गया था। यहीं से जन्म हुआ दुनिया की पहली स्टैंडर्ड करेंसी का। इसके बाद तो जैसे दुनिया भर में एक रेस सी शुरू हो गई। रोमन एम्पायर ने बड़े बड़े लेवल पर सोने की खदानें खोदनी शुरू की। उन्होंने अपना एक परमानेंट सोने का सिक्का चलाया जिसे ऑरियस कहा जाता था। अब दुनिया का एक नया रूल बन गया था, जिसके पास जितना सोना होगा उसकी ताकत उतनी ही बड़ी होगी। सोना अब बड़े बड़े एम्पायर्स का ईंधन बन चुका था। लेकिन सोने की सी भूख ने कैसे एक खूबसूरत सभ्यता को भट्टी में पिघला दिया और खुद एक पूरे देश को बर्बाद कर दिया, ये किस्सा भी मजेदार है। ये कहानी है 16वीं सदी की। दुनिया भर में व्यापार बढ़ा तो सोने की डिमांड आसमान छूने लगी। इसी भूख को मिटाने के लिए स्पेन के लुटेरे, जिन्हें कॉन्विस्टाडोर्स कहा जाता था, समंदर पार करके साउथ अमेरिका पहुंचे। तब वहां इंकान साम्राज्य हुआ करता था। इन लोगों के लिए सोना कोई पैसा या व्यापार की चीज नहीं थी। वो इसे सूरज का पसीना मानते थे। ये उनके लिए एक पवित्र धातु थी जिससे उन्होंने बेहद खूबसूरत मूर्तियां और गहने बनाए थे। लेकिन स्पेन से आए लोगों की आंखों पर सिर्फ लालच की पट्टी बंधी थी। उनके लिए सोना सिर्फ पैसा था। उन्होंने वहां के राजा अताहुअल्पा को बंदी बनाया और फिरौती में पूरा एक कमरा भरकर सोने की मूर्तियां मांगी। इंकान लोगों ने अपने सारे पवित्र गहने उस कमरे में भर दिए। स्पेन वालों ने उन खूबसूरत मूर्तियों को भट्टी में डालकर साधारण ईंटों में पिघला दिया, क्योंकि ईंटों को गिनना और उनसे व्यापार करना आसान था। इंसानों के लालच ने एक झटके में एक पूरी सभ्यता का इतिहास भट्टी में जलाकर राख कर दिया। स्पेन के ये लोग जहाजों में भरकर ये सारा सोना अपने देश ले गए, लेकिन स्पेन को इस लालच की भारी कीमत चुकानी पड़ी। स्पेन के बाजार में अचानक इतना सारा सोना आ गया कि सोने की अपनी वैल्यू ही गिर गई। चीजों के दाम आसमान छूने लगे। स्पेन में भयंकर महंगाई आ गई, जिसे इतिहास में प्राइस रेवोल्यूशन कहा जाता है। अंत में स्पेन की इकोनॉमी क्रैश कर गई।
इंसानों को पहली बार यह समझ आया कि सोना अपने आप में कोई दौलत नहीं है, बल्कि दौलत नापने का सिर्फ एक पैमाना है। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। व्यापारियों को घोड़ों और बैलगाड़ियों में भरकर इतना भारी सोना दूसरे देशों में ले जाने में लुटेरों का डर सताने लगा। इसी खतरे और सोने के भारीपन ने एक नए सिस्टम को जन्म दिया, एक ऐसा सिस्टम जो आज हमारे और आपके बटुए में रखा है, यानी कागजी नोट। आज आपके पर्स में जो 100 या 500 रुपए का नोट रखा है, उस पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पुराने जमाने में व्यापारियों ने लुटेरों से बचने के लिए अपना भारी सोना सुनारों या शुरुआती बैंकरों के पास सुरक्षित रखना शुरू किया। बदले में वो बैंकर उन्हें एक कागज की रसीद दे देते थे, जिस पर लिखा होता था कि इस कागज को लाने वाले को इतना सोना दे दिया जाए। इसे एक तरह से हुंडी सिस्टम कहा जा सकता है। यहीं से कागजी करेंसी का जन्म हुआ। उस वक्त कागज का नोट कोई पैसा नहीं था, वो सिर्फ आपके सोने की एक रसीद भर था। लोगों ने सोना ढोने के बजाय उसी रसीद से बाजार में सीधा लेन देन शुरू कर दिया। फिर 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में अचानक जमीन के नीचे सोने का बड़ा भंडार मिला। इसके कुछ ही साल बाद 1851 में ऑस्ट्रेलिया में भी सोना मिल गया। फिर क्या था, जैसे आज लोग रातों रात अमीर बनने के लिए बिटकॉइन या शेयर बाजार के पीछे भागते हैं, उस वक्त दुनिया भर से लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर सोना खोदने निकल पड़े। रातों रात जंगलों में नए शहर बस गए, रेलवे लाइनें बिछ गईं और इस सोने के खनिकों को लोन देने के लिए बड़े बड़े बैंक खुल गए। इसे ही हिस्ट्री में कहा गया गोल्ड रश। दुनिया में सोने की सप्लाई अचानक से बहुत बढ़ गई। अब दुनिया भर की सरकारों ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे सिस्टम को ऑफिशियल बना दिया जाए। यहीं से एंट्री हुई गोल्ड स्टैंडर्ड की। गोल्ड स्टैंडर्ड का रूल बड़ा सिंपल था। कोई भी सरकार अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती थी। वो सिर्फ उतने ही कागजी नोट छाप सकती थी जितना सोना उसके सेंट्रल बैंक की तिजोरी में रखा हो। इस सिस्टम ने महंगाई को कंट्रोल में रखा और लोगों का करेंसी पर भरोसा पक्का कर दिया। यहां तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो दुनिया भर के देशों को अपनी फौज खड़ी करने और हथियार खरीदने के लिए बेतहाशा पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन तिजोरी में तो उतना सोना था ही नहीं, तो सरकारें नोट कैसे छापे। पैसे की इसी भयानक मजबूरी ने इतिहास का सबसे डार्क और खूनी पन्ना लिखा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को भी अपनी सेना के लिए बेहिसाब दौलत की जरूरत थी, और इसके लिए उसने जो किया वो इंसानियत की सबसे नीची हद थी। अप्रैल 1945 का वक्त था। जर्मनी हार की कगार पर था। अमेरिकी सेना जर्मनी के अंदर घुस चुकी थी। थुरिंगिया इलाके में उन्हें एक नमक की खदान मिली जिसका नाम था मरकस माइन। जब अमेरिकी सैनिकों ने जमीन से 2100 फीट नीचे जाकर डायनामाइट से एक भारी भरकम दरवाजा उड़ाया, तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां लाइन से 8000 से ज्यादा सोने के बिस्किट रखे थे, लेकिन असली खौफ एक कोने में रखी बोरियों में था। उन बोरियों में सोने की अंगूठियां, घड़ियों के कवर, चश्मे के फ्रेम और सोने के दांत भरे हुए थे। ये वो सोना था जो हिटलर की खूंखार एसएस सेना ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मारने से पहले उनके शरीरों से बेदर्दी से नोच लिया था। इसके साथ ही जर्मनी दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक का सोना भी लूटकर यहीं रख रहा था। हिटलर की नाजी सरकार इस खून से सने सोने को पिघलाकर स्विस बैंकों को दे रही थी ताकि जंग के लिए हथियार खरीदे जा सके। लेकिन ये हथियार आ कहां से रहे थे? अमेरिका से। जब पूरा यूरोप खून और सोने की नदियां बहाकर कंगाल हो रहा था, तब अमेरिका इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा था। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपना सारा सोना अमेरिका को देकर उससे हथियार और खाना खरीद रहे थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते हालात ये हो गए कि यूरोप कंगाल हो गया और दुनिया का करीब 70 से 80% सोना सिर्फ अमेरिका की तिजोरियों में आकर जमा हो गया। अब सवाल यह था कि युद्ध के बाद दुनिया भर की इकोनॉमी और ट्रेड को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। साल था 1944। अमेरिका के ब्रिटेन वुड शहर में 44 देशों की मीटिंग हुई।
अमेरिका ने दुनिया से कहा कि देखिए, आप सबके पास तो सोना बचा नहीं है, तो दुनिया का ज्यादातर सोना हमारे पास है। इसलिए अब आप लोग अपनी करेंसी को सोने से मत जोड़िए, बल्कि अपनी करेंसी को हमारे डॉलर से जोड़ लीजिए। डॉलर की गारंटी हम लेते हैं। अमेरिका ने वादा किया कि $35 के बदले वो दुनिया को 1 आउंस सोना देगा। इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने रातों रात डॉलर को दुनिया का राजा बना दिया। अमेरिका ने बिना कोई हथियार चलाए सिर्फ अपने सोने के दम पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन कहानी घूमी 1960 के दशक में, जब अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा था। इन खर्चों को पूरा करने के लिए उसने धड़ाधड़ डॉलर छापने शुरू कर दिए। उसने इतने डॉलर छाप डाले जितना उसकी तिजोरी में सोना था ही नहीं। जब फ्रांस और ब्रिटेन को शक हुआ तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमारे ये कागजी डॉलर वापस रखो और हमारा असली सोना लौटा दो। फ्रांस ने तो अपने जहाज भेजकर हजारों टन सोना वापस भी मंगवा लिया था। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। फिर आया 15 अगस्त 1971 का वो दिन, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने पूरी दुनिया को दिया निक्सन शॉक। निक्सन ने ऐलान किया कि आज से अमेरिका डॉलर के बदले सोना देने का अपना वादा तोड़ रहा है। अब डॉलर और सोने का कोई कनेक्शन नहीं है। उसी दिन गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा के लिए मर गया। आज आपके पर्स में जो नोट रखा है उसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ऐसा कहती है। उसके पीछे कोई सोना नहीं रखा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी कागजी नोट के पीछे सोना नहीं है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक आज पागलों की तरह सोना क्यों खरीद रहे हैं? एक डेटा सुनिए। साल 2022-23 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। इस रेस में सबसे आगे है अमेरिका के विरोधी देश चीन और रशिया। इनके अलावा हमारा भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। इसकी वजह है जियोपॉलिटिक्स। रशिया और यूक्रेन के बीच जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने रशिया के करीब $300 बिलियन के विदेशी रिजर्व को फ्रीज कर दिया। यानी रूस के डॉलर एक झटके में रद्दी हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को डरा दिया। चीन, भारत और वेस्ट एशिया के देशों ने सोचा कि अगर आज अमेरिका ने रशिया के डॉलर फ्रीज किए हैं तो कल वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। देशों का डॉलर पर से भरोसा उठने लगा और इसे ही कहा गया डी-डॉलराइजेशन। अब इन देशों को अपनी दौलत सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा एसेट चाहिए था जिस पर दुनिया की किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल ना हो। और यहां एक बार फिर सोना काम आया। सोने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें नो काउंटर पार्टी रिस्क होता है। यानी डॉलर की तरह आपको किसी सरकार पर भरोसा नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास असली सोना है तो वो आपका अपना है। उसे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई फ्रीज नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज जब दुनिया में युद्ध का माहौल है तो सारे देश अपनी सुरक्षा के लिए वापस उसी पीली धातु की तरफ भाग रहे हैं। दुनिया में अब तक करीब 2,19,000 टन सोना निकाला जा चुका है। सरकारी रिजर्व की बात करें तो 8,100 टन के साथ अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है। भारत का सरकारी गोल्ड रिजर्व भी 800 टन के पार जा चुका है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व किसी सरकार के पास नहीं, बल्कि हमारे और आपके घरों में रखा है। अगर हम आज अमेरिका, जर्मनी और चीन के रिजर्व बैंकों का सारा सोना एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो मुश्किल से 13 से 14,000 टन बैठेगा। लेकिन भारतीय घरों और मंदिरों में आज करीब 25 से 30,000 टन सोना रखा हुआ है। यह पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का 6 गुना है। आखिर हिंदुस्तानियों का इस पीली धातु से ऐसा क्या इमोशनल कनेक्शन है? एक हिंदुस्तानी परिवार चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपनी बेटी की शादी में 10 से 20 ग्राम सोना तो जरूर देता है। इसके पीछे कोई दिखावा नहीं है। इसके पीछे हजारों सालों की वो सोच है जिसने सोने को हमारे लिए सुरक्षा बना दिया है। भारत ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई हमले झेले। जब कोई विदेशी हमलावर आता था तो जान बचाकर भागने में जो चीज सबसे ज्यादा काम आती थी वो था सोना, क्योंकि इसे आसानी से छुपाकर ले जाया जा सकता था। हमारे डीएनए में यह बात बैठ गई कि बुरे वक्त में सरकार या कागजी नोट काम नहीं आएंगे, सिर्फ सोना ही सच्चा साथी होगा। इसके अलावा कुछ दशकों पहले तक गांव में बैंक नहीं हुआ करते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो किसान सारा पैसा सोने में बदल देते थे और अकाल पड़ने पर उसी सोने को गिरवी रखकर घर चलाते थे।
यानी भारत के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि गांव का एटीएम और इंश्योरेंस था। हम सोना मुनाफा कमाने के लिए नहीं खरीदते, हम एक ऐसे बैकअप के लिए सोना खरीदते हैं जो दुनिया इधर की उधर हो जाने पर भी कभी जीरो नहीं होगा। अब सबसे आखिरी सवाल, क्या भारत में 10 ग्राम सोने का भाव 2 लाख रुपए के पार चला जाएगा? आपने इस चीज को लेकर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हम गोल्ड को लेकर पूरा एक समअप वीडियो कर रहे हैं, तो जवाब हमसे भी जान लीजिए। इकोनॉमिक्स के नजरिए से इसका सीधा जवाब है बिल्कुल जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह सोने की बढ़ती कीमत नहीं है, बल्कि आपके कागजी नोटों की गिरती हुई वैल्यू है। जरा सोचिए, जब भी दुनिया में कोई संकट आता है, सरकारें मशीनें चलाकर धड़ाधड़ नए नोट छापती हैं। जितने ज्यादा नोट मार्केट में आएंगे, उस कागज की वैल्यू उतनी ही गिरेगी। इसे ही महंगाई कहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में सोने की सप्लाई लिमिटेड है। दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक पागलों की तरह मार्केट से सोना सोख रहे हैं, यानी डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर है और कागजी नोट की ताकत लगातार कम हो रही है। सोने का 2 लाख के पार जाना कोई चमत्कार नहीं होगा, यह सिर्फ एक गणित है जो आज नहीं तो कल सच होना ही है। तो इस पूरी कहानी के बाद हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सोना बस एक धातु है, इसे खाकर आपकी भूख नहीं मिट सकती, इससे मशीनें नहीं चलती, फिर भी हर युद्ध, हर भयंकर महंगाई, हर बैंक के डूबने के बाद इंसान थक हार कर वापस इसी पीली धातु की तरफ लौट आता है। क्योंकि अंत में सोने की असली वैल्यू इसकी केमिस्ट्री या साइंस में नहीं है, इसकी वैल्यू आती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, और जो है कलेक्टिव ह्यूमन ट्रस्ट, यानी सामूहिक इंसानी विश्वास। यही तो वो अटूट विश्वास है जो इंसान को सदियों बाद भी सोने की तरफ ही खींच रहा है। तो ये थी सोने की पूरी कहानी। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस किस्सा के एपिसोड को लिखा था मेरे साथी मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। किस्सा के इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी गोल्ड से जुड़ी ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे आप कौन सा किस्सा देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। किस्सा अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और हाइप पॉइंट्स भी दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।